राइट। सो आज अपन बात करेंगे क्रैमर्स रूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बन जाता है। और जहां तक जेई की बात है ना, तो जेई में एक क्वेश्चन मिनिमम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आता है। मैं चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। एक क्वेश्चन तुम्हें पेपर में हमेशा मिल जाएगा फ्रॉम द क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल है क्या वो समझ, राइट। तो अपन समझेंगे क्रैमर्स की दुनिया में जाके कि यार जो ये बंदा था उसने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या उसको दिखा, जिसके बाद में ही डिसाइडेड किया ऐसा कुछ अपन एक रूल बना सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज अ मैथमेटिशियन और अ फिजिसिस्ट। तो ऐसा तो नहीं है ना कि रात को सपना आया होगा कि ऐसे एक रूल बना देते और सुबह से बना दिया होगा। he might have observed something, he might have derived something, कुछ सॉल्यूशन करते करते कहीं पहुंचा होगा, तब उसको रियलाइज हुआ होगा कि यार ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। राइट। बिकॉज अपन अगर वो मतलब दिस इज कॉल्ड एज अ नेचुरल लॉजिकल फ्लो है ना, जिस बंदे ने बनाया, आप अगर उसके शूज में जाके देखते हो तो आप एक नेचुरल फ्लो में उस कंसेप्ट को सीख रहे होते हो। एंड आई बिलीव दैट इज द मोस्ट efficient and most effective way of learning if you learn the concept through the person's perception. सो अभी देखो ग्रामर रूल होता क्या है बेसिकली, राइट। क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें की होगी वो अपन डिस्कस करें। अभी सबसे पहले अपन चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना हम सबको आता है, लाइक वी ऑल नो कि लीनियर इक्वेशन आएगा टू वेरिएबल में, तो क्या एलिमिनेशन मेथड लगाना है या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। दोनों में से कोई भी मेथड लगाओगे तो आपका एक्स और वाई निकल के आ जाता है, ठीक है। पर तुमने कभी ऑब्जर्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला है नहीं। हम हमेशा एलिमिनेशन में सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आज अपन बात करने वाले हैं उस फॉर्मूले की, बस, कि उस लीनियर इक्वेशन, कोई लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला आएगा, डायरेक्टली मुझे रूट ही मिल जाए, क्यों बार बार मैं एलिमिनेशन करूं या सब्स्टिट्यूशन करूं, तब मेहनत करनी पड़े। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाए, जैसे क्वाड्रेटिक में है, राइट। क्यों क्यों अपन बार बार मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करें, हमारे पास फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला डालो अपना आंसर आ जाता है, राइट। तो क्रैमर्स ने वही किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्मूला डिराइव करने का कोशिश किया। तो उसने किया क्या होगा लॉजिकली, तो इक्वेशंस ली होगी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। एक लीनियर इक्वेशन है, x और y वेरिएबल्स है, a1 b1 c1 अपने कांस्टेंट है। सो दो वेरिएबल्स होंगे अपने पास, तो दो इक्वेशंस होनी चाहिए, ये दोनों इक्वेशंस है। फिर उसने क्या किया होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का कोशिश किया होगा बाय एलिमिनेशन। तो मैं y को एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो मैं इसको b2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और इसको b1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा। क्या आ जाएगा मेरे पास डिफरेंस, देखो, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स इज इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c। तो यहाँ से x मेरे पास कितना आ जाएगा, b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, है ना। x आ गया, y भी निकाल लेते हैं। y के लिए y को एलिमिनेट कर देता हूँ, तो अगर y को एलिमिनेट करूंगा तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करा दूंगा, मुझे y निकालना है तो मुझे x को एलिमिनेट करना है, तो पहली इक्वेशन को a2 से मल्टीप्लाई कराओ, इसको a1 से कराओ और वापस से डिफरेंस निकालो। तो x मेरा कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बनेगा, a2b1y माइनस a1b2y। भाई कॉमन ही ले लिया मैंने, यहाँ से निकाल दीजिए, इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1। तो यहाँ से y निकाल लेंगे, अपन y कितना आ जाएगा, a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a2b1 माइनस a1b। ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा तो अपने पास क्या आ जाएगा, a1c2 माइनस a2c1 अपॉन नीचे भी हो जाएगा तो जाएगा a1b2 माइनस a2b। तो ये आ गया अपने पास x और ये आ गया y। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका सॉल्यूशन जो है x और y, आप ये निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो क्रैमर्स ने भी यही फॉर्मूला बनाया होगा। फिर जब उसने फॉर्मूला बनाया होगा तो यू माइट हैव ऑब्जर्व
क्या डिनोमिनेटर तो मेरा सेम ही बन गया, a1b2 माइनस a2b1, है ना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन रहा है। और a1b2 माइनस a2b1 क्या होगा, a1b2 माइनस a2b1। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये तो मेरा एक डिटर्मिनेंट बन गया। a1 a2 x के कोएफिशिएंट और y के कोएफिशिएंट का नेट बना दो, देखो a1b2 माइनस a2b1 ही मिलेगा, वही वैल्यू लिखी हुई है। सो डिनोमिनेटर में तो मेरे पास एक डेल्टा बन गया भाई, जो क्या है x और y के कोएफिशिएंट का डेल्टा है। न्यूमरेटर में क्या बन गया, b2c1 माइनस b1c2। अच्छा, b2c1 माइनस b1c2। इसका मतलब जो न्यूमरेटर है मैं उसको डेल्टा x बोलता हूँ। डेल्टा x क्या होता है, x वाले का न्यूमरेटर। वो क्या है देखो, आपने क्या करा, a1 a2 की जगह c1 c2 डाल दिया, x के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म डाल दिया, तो देखो क्या मिलेगा, b2c1 माइनस b1c2, वही ब्रैकेट मिल रहा है मुझे, वही वैल्यू मिल रही है। डेल्टा y चेक करते हैं, क्या डेल्टा y भी ऐसा ही है कि मैं डेल्टा के अंदर y के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म डाल देता हूँ। y के कोएफिशिएंट क्या थे, b1 b2, उनकी जगह मैंने c1 c2 पुट कर दिया। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 c2 माइनस a2 c1, वही मिल रहा है मुझे। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ ना कि इस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन कैसे निकाल लो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा और y क्या हो जाएगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा। राइट, है ना, इजीली मैं याद भी रख सकता हूँ कि यार अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल को सॉल्व करना है तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा x और y, उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेल्टा आएगा। डेल्टा क्या है, x और y के कोएफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट। ये कहानी इसकी होगी। न्यूमरेटर में क्या आएगा, अगर आप x निकाल रहे हो तो डेल्टा के अंदर x के कोएफिशिएंट की जगह आप कांस्टेंट टर्म्स डाल दो, वो डेल्टा x कहलाएगा। और अगर y निकाल रहे हो तो डेल्टा y निकालने के लिए y के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म डाल दो आपके डेल्टा में, तो वो डेल्टा y का डेट बन जाएगा। इन डेट्स के जो रेशियो होंगे वही तुम्हारे सॉल्यूशन बन के आ जाते हैं। राइट, सो क्रैमर्स रियलाइज दिस एंड ऑब्जर्व दिस एंड ही फिगर आउट कि यार आंसर तो डायरेक्टली निकल सकता है। इसी चीज को फिर उसने क्या किया, आगे जाके थ्री वेरिएबल वाली इक्वेशंस पे ट्राई किया, तीन वेरिएबल वाली पे ट्राई किया, चार वेरिएबल वाली पे ट्राई किया। तीन वेरिएबल मतलब मैं तीन इक्वेशंस होंगे, तीन वेरिएबल्स होंगे एक्स वाई जेड। फिर उसने चार वेरिएबल वाली इक्वेशंस ली, उनके सॉल्यूशंस को ट्राई किया, एंड ही फिगर आउट this logic that we have seen on the screen for two variables, this is applicable for all the variables। आप कितनी भी वेरिएबल की इक्वेशन बना लो, हम सॉल्यूशन क्रैमर्स रूल से निकाल सकते हैं। बट जहां तक हमारा सवाल है 11th और 12th का या जेई का या बोर्ड्स का या मिडसेट का, वो तुमसे सिर्फ थ्री वेरिएबल या फिर टू वेरिएबल तक ही अपना लिमिट रखता है। 99.999% ऑफ द क्वेश्चन को थ्री वेरिएबल वाले ही पूछता है। इसे तुम अलग अलग बुक्स में देखोगे तो सिर्फ थ्री वेरिएबल वाली कहानी होती है, बट द सेम लॉजिक कैन बी जनरलाइज्ड टू एनी वेरिएबल इक्वेशन प्रोवाइडेड इट इज लीनियर। तो अब देखो, इसको आप जनरलाइज कर लेते हैं। तो क्रैमर्स रूल ने जनरलाइज क्या किया, फॉर थ्री वेरिएबल्स, तो आपके पास तीन इक्वेशंस होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ऐसा इक्वेशन होगा भाई। फिर होगा a2x प्लस b2y प्लस, अब तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन भी होनी चाहिए। अब देखो, अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं अपना कन्वेंशनल तरीका लगाऊं कि यार एलिमिनेशन करूं, है ना, दो दो के पेयर बना बना के और फिर सॉल्व करूं, बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी बजाय मैं डायरेक्टली अब क्या कर सकता हूँ, क्रैमर्स रूल की हेल्प से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आएंगे वो आएंगे, x आएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y आएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा, और z की वैल्यू आएगी डेल्टा z अपॉन डेल्टा। मुझे कुछ करना ही नहीं, यही मेरे सॉल्यूशन है। डेल्टा x अपॉन डेल्टा डेल्टा x निकाल देगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y निकाल देगा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा z निकाल। अभी एक्स वाई जेड निकालने के लिए मेरे को डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और डेल्टा निकालने पड़ेंगे, चार डेट मुझे निकालने पड़ेंगे। इन चारों डेट को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेल्टा निकाल, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा होता है एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स का डिटरमिनेंट। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, a1 a2 a3, y का
B1 B2 B3, Z का C1 C2 C3। तो अगर आप एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स को लिख दोगे तो जो आपका नया डिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, इस डिटर्मिनेंट को अपन डेल्टा बोलते हैं। यही तीनों एक्स वाई जेड के डिनोमिनेटर में आ रहा होगा। आगे आधा सॉल्यूशन तो आ गया अपने पास। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालना है अपन को। सो डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे अपन? डेल्टा एक्स निकालते हैं, डेल्टा के अंदर एक्स के कोएफिशिएंट का है फर्स्ट कॉलम a1 a2 a3। सो एक्स के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करा दो कांस्टेंट टर्म से। ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म मेरी राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है ना? अगर मान लो कांस्टेंट टर्म इस साइड होगी +3, तो इधर लाऊंगा तो -3 हो जाएगा, तो मुझको यहाँ पे -3 पुट करना पड़ेगा। डेल्टा वाई कैसे निकालोगे? डेल्टा के ही अंदर y के कोएफिशिएंट जो आप निकालोगे, तो x का कॉलम तो सेम रहेगा, y के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म डाल, और x का कोएफिशिएंट और z का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। आप डेल्टा z निकालोगे तो क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम रहेगा। आप z के कोएफिशिएंट की जगह कांस्टेंट टर्म्स, आपके पास आ जाएगा डेल्टा x डेल्टा y और डेल्टा z की वैल्यूज। राइट, ये वैल्यूज आ गई, डेल्टा आ गया, बस कोई नहीं। आप डेल्टा x अपॉन डेल्टा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा, डेल्टा z अपॉन डेल्टा करेंगे तो अपने पास अपने इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। देखो यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यस सर। है ना? तो फिर अपन एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करो कोई कहता है मुझे इसको सॉल्व करना और एक्स वाई जेड निकालना है, तो सबसे पहली चीज, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना सबको आता है ना? 9th 10th कभी तो किया हाँ होगा, सर। है ना? किसी भी एक वेरिएबल को अपन पिक करते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको z को पिक करूंगा तो z को एलिमिनेट कर दूंगा पहले इन दोनों से, तो एक एक्स वाई की इक्वेशन आएगी। फिर इन दोनों का पेयर बना के इन दोनों से भी z को एलिमिनेट कर दूंगा, एक और एक्स वाई की इक्वेशन आ जाएगी। तो दो लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे एक्स और वाई, उनको सॉल्व करूंगा, वहां से एक्स और वाई निकल जाएंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल के z निकाल। बट हम वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल से अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले करेंगे डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 2 4 2 3 1 9। ठीक है, अब चाहो तो डायरेक्टली ओपन कर दो, राइट, या चाहो तो कुछ सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से 2 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, राइट, और तो कुछ होगा नहीं। 1 2 1। नॉर्मली ऐसे नंबर्स होते हैं तो मैं तो बोलता हूँ डायरेक्टली ओपन ही कर दो यार, क्यों मेहनत करनी रोज प्रॉपर्टीज लगा के, ऐसे कौन सा कैलकुलेशन बहुत बढ़ने वाली है। तुम चाहो तो यहाँ पे माइनस करके 0 0 बना के भी कर सकते हो। तो ठीक है, अभी यहाँ पे तो मैंने कर दिया, तो मैं 0 0 बना देता हूँ। अदरवाइज ऐसे नंबर्स पे बनाने का जरूरत नहीं है, वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो कुछ तो अपन करते भी। अब इसको ओपन कर दो, 2 इंटू 2 1 -6, ये हुआ ना? 1 -6 इज -5, सो माइनस का 20 आ गया डेल्टा के पास। अब हम निकालेंगे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के लिए क्या करेंगे? इसकी जगह कांस्टेंट टर्म्स डालते हैं, 6 7 14 2 2 4 2 को तो 1 1 1 ही लिख रहा हूँ, उसका पता ही है, ये 2 लिख रहा है बाहर, सो 1 2 1 3 1। ठीक है, अगर नंबर्स बड़े हैं तब तो फिर भी तुम कुछ कर सकते हो सब्ट्रैक्शन करके, नंबर छोटे हैं तो ओपन कर दो। यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका इसको माइनस करा दो डायरेक्टली, नंबर छोटे हो जाएंगे, है ना? तो C1 में से C3 माइनस कर रहा हूँ, 14 -9 कितना आ जाएगा? 5 1 2 1 3 1 9। ठीक है, इसका ट्वाइस इसमें से माइनस करा दो और छोटा हो जाएगा, इस कॉलम 2 का ट्वाइस माइनस करा रहा हूँ, हो गए नंबर छोटे, है ना? अब ओपन कर देते हैं इसको, तो वही बन गया 1 1 3 2 2 1 3 1 9, सेम ही बन गया, तो -20 आ गया, तो वही सेम डेटा बन गया। डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। डेल्टा वाई के लिए क्या करेंगे? डेल्टा में वाई के कोएफिशिएंट की जगह 6 7 14, अब 6 7 14 को माइनस करूंगा, ये 3 1 9 माइनस कराओ इसमें से, ताकि थोड़ा छोटा, 1 2 3 3 6 5
1 है ना, वापिस से वही बन जाएगा, तो इसका ट्वाइस इसमें से माइनस करा दो। हाँ, तो ट्वाइस 1 2, इसका ट्वाइस किया, इसमें से माइनस, इसका ट्वाइस किया माइनस, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दो। ये है ना, तो कितना हो जाएगा 8, 1 माइनस 6 माइनस 40 आ गया। ठीक है, सो डेल्टा वाई आ गया अपने पास -40। एक मिनट कोई डाउट लगा, ये 2 नहीं आएगा ना इसमें, ये 2 अपने जबरदस्त लिख दिया अपना। 242 तो गायब ही हो गया था ना, 82 क्यों आएगा? माय बैड, ये -20 आएगा। डेल्टा वाई क्या होगा, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा के अंदर वाई के एलिमेंट की जगह कांस्टेंट डालना है। तो 242 तो हट ही जाएगा ना, 6 7 14 आएगा, ये आएगा, डेल्टा 2 आएगा ही नहीं यहाँ। और डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा में जेड की जगह कांस्टेंट डाल, ये इसका। अब यहाँ पे 242 आया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 2 3 1 2 1 6 7 14। ठीक है, डिफरेंस निकाल दो, ऐसे ही 2 0 आ जाएंगे, 1 2 1। तो यहाँ पे मेरे को नंबर्स को छोटा करने का जरूरत ही नहीं है, 2 0 ऐसे ही मिल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 7 -12 7 -12, सारे -20 आ गए। तो यहाँ पे अगर मैं डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालूंगा तो उसके आंसर्स आएंगे। एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा विच इज 1, सब सेम ही है ना, वाई भी 1 आ जाएगा और जेड भी 1 आ जाएगा। इसका मतलब इन लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो अपने पास बनेगा 1 का 1 का। देखो आया समझ में, क्रैमर्स रूल को यूज कैसे करना। अब कोई एग्जाम में हमसे ना सॉल्व नहीं करवाएगा, एग्जाम में क्या होता है ना, वो दूसरी चीज हमसे पूछता है। देखो वो क्या होता है, अब पहले ये समझो, कोई भी मेरे पास इक्वेशन होगी, है ना, उसका हम क्या बोल रहे हैं, एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा होगा। तो हर इक्वेशन का तो सॉल्यूशन नहीं आता है ना, ये तो अपन ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में भी देखा है ना, कि एनी 2 लीनियर इक्वेशन विल नॉट गिव द सॉल्यूशन, इट डिपेंड्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सेम चीज होगी। अब देखो, सबसे पहले मुझे अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, मतलब कि अगर उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ रहा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, अभी देखो डेल्टा तुम्हारा 0 आ गया है तो डिटरमिनेंट ही ना, अगर वो 0 आ गया तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मेरा एक्स निकलेगा ही नहीं। और अगर एक्स नहीं निकलेगा तो यही तो मेरे सॉल्यूशंस है, तो मैं उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाऊंगा, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगी सॉल्यूशन। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकलने चाहिए तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू आएगी, न्यूमरेटर में कुछ भी आए, समथिंग अपॉन समथिंग मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल जाएगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा। तो क्वेश्चन में कई बार ऐसे आ जाते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ इक्वेशन में कांस्टेंट दे देंगे लैम्डा, बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हम क्यों बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसमें भी देखो, मैं 2 केस बना दूंगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड सब 0 आ गए, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉन 0। देखो, अब मैं क्या सोच रहा हूँ इसमें, क्या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हमने कर दिया, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो आ रहा है।
अब मैं सोच रहा हूँ न्यूमीटर के बारे में। अगर न्यूमीटर में तीनों जीरो हो गए, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो हो गया, डेल्टा अपना नॉन जीरो आ रहा है, तो जीरो अपॉन समथिंग, जीरो अपॉन समथिंग, जीरो अपॉन समथिंग तो जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो जाएगा तो एक्स भी जीरो हो गया, वाई भी जीरो हो गया और जेड भी जीरो हो गया। तो अगर ये वाला केस हो जाएगा तो आपके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो इज द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर कोई तुमसे बोलता है कि इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब उस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो। तो अगर कोई बोलता है ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, अपन क्या बोलेंगे? या डेल्टा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो 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 हो जाए, तो मुझे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और नॉन ट्रिवियल के लिए क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल क्या हो जाएगा कि तीनों के तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, है ना? टर्म्स है, मेरे को मतलब मालूम होना चाहिए। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है। ट्रिवियल मींस ऑल ऑफ देम आर जीरो, नॉन ट्रिवियल मींस वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। तो कोई भी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉन जीरो हो गया, मान लो डेल्टा एक्स 5 हो गया, तो 5 अपॉन डेल्टा कुछ ना कुछ वैल्यू तो आई जाएगी ना, जीरो आएगी नहीं, तो वो नॉन ट्रिवियल हो गया। तो कभी भी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपका डेल्टा इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ट्रिवियल के लिए तीनों जीरो हो जाए, नॉन ट्रिवियल के लिए कोई भी एक नॉन जीरो होगा तो भी चलेगा। ये क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट। सेकंड फिर आ जाता है, अगर डेल्टा जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आपने बोल दिया डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन है, भाई समझ में आ गया। अभी डेल्टा जीरो हो जाएगा तो कहानी में क्या वो है मजेदार। सो अगर डेल्टा जीरो हो जाएगा तो फिर से देखो दो केस बना लेंगे अपन। पहला, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा जेड, या तो ये भी साथ में ही जीरो है, या फिर डेल्टा एक्स सॉरी, या फिर एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड इज नॉन जीरो। अब यहाँ पे देखो, अगर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कोई एक भी नॉन जीरो हो गया, मान लो डेल्टा वाई की वैल्यू, अरे एक्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, ये डेल्टा एक्स क्यों लिखा हुआ है, हर जगह मैं डेल्टा एक्स ही लिख दिया, तो कोई नहीं यार, अच्छा वो लिख दिया अपन। हाँ, तो कहाँ थे अपन? मान लो डेल्टा वाई की वैल्यू 5 आ गई और डेल्टा जीरो है, तो 5 अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आप 5 अपॉन जीरो को डिफाइन तो ना कर सकते हो, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा मतलब वाई की वैल्यू निकाल नहीं पाओ, वाई की वैल्यू निकाल नहीं पाओगे, इसका मतलब मेरे पास इस केस में क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। आप इक्वेशन को कुछ भी कर लो, आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओ। ये समझ में आया ना? कोई भी एक नॉन जीरो हो गया और नीचे तो मेरा जीरो है ही ऑलरेडी, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। दूसरे वाले केस पे चलते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों जीरो हो गए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो। अब जीरो अपॉन जीरो क्या होता है? जीरो अपॉन जीरो क्या वन होता है? The answer would be no, right? Because zero upon zero पर कुछ नहीं बोल सकते। जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाता है, इट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड वाला केस लिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म से अपन लिमिट्स में जाके पढ़ते हैं, ट्वेल्थ में जब अपना कैलकुलस होगा तो वहां पे अपन इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ते हैं, जीरो बाय जीरो हो जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास जीरो बाय जीरो का फॉर्म बन गया। जीरो बाय जीरो का जब फॉर्म बन जाएगा मतलब सारे के सारे जीरो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी जीरो, नीचे भी जीरो, इस केस में अपन क्या बोलते हैं कि अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन से मतलब ऐसी बहुत सारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज होंगी जो उन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर देंगे। जीरो बाय जीरो के इसमें इनफाइनाइट क्यों आता है अभी मत पूछिए, अपन ट्वेल्थ में जब लिमिट्स में जाएंगे तो अपन वहां पे डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं अभी लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स की कहानी को विजुअलाइज करूं, राइट, तो कैसा है? आपके लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल तो तीन इक्वेशंस होनी चाहिए, तीन इक्वेशंस में डेल्टा और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में निकाल सकता हूँ। एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, जेड हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। ये आपके सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। बट ये सॉल्यूशन भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होंगे। पहला, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा।
यूनिक में ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल आपको चेक करना है तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड की वैल्यू चेक करनी है। अगर सब जीरो आ गए तो आप ट्रिवियल बोलोगे, बिकॉज ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन 0,0,0 होगा। 2,0,0,0 इज नॉट अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, इट इज नॉन ट्रिवियल। 0,0,0 इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ओरिजिन इज द ट्रिवियल सॉल्यूशन, बोथ द साइड्स। अब डेल्टा इक्वल नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें आराम से। डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0 हो जाएगा तो अगर तीनों 0 हो गए, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, तो मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेगा। और अगर कोई भी एक मेरा नॉन जीरो हो गया तो मुझे नो सॉल्यूशन मिलेगा। ये चार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिकॉज तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन क्रैमर स्कूल के आएंगे, तुम्हारी स्क्रीन पे जो इस समय लिखा हुआ है, इन्हीं फंडेज पे बेस्ड में क्वेश्चन। यस सर। क्लियर है ना? चलो फिर अपन इस पे हाँ क्वेश्चन। सर। देखो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा वो तुमसे। है ना? ऐसा क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस विल हैज अ यूनिक, करना है यूनिक कर लो इसको, है ना, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो इसको ट्राई करो पहले फटाफट। एक काम करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट वाला तुम ट्राई कर लेते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, इसका मतलब देखो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है और मेरे को 3 इक्वेशन दे रखा है। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकालना है तो मुझे डेल्टा को क्या करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, बस ये कहानी। डेल्टा क्या हो जाएगा, एक्स के कोएफिशिएंट, सॉरी एक्स के कोएफिशिएंट, वाई के कोएफिशिएंट, जेड के कोएफिशिएंट, ये नॉट इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी वैसे सॉल्व करेंगे जैसे अपन इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, नहीं तो यहाँ पे एक बार जीरो बना लेंगे अपन, या ओपन कर दे, ओपन कर रहा हूँ मैं यार। तो 1 × k+2 -1 2k+3 +1 4 - 3। तुम चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं तो मैं डायरेक्टली ओपन करना ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वब्ट्रैक्शन करने में कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती है, गलती होने के चांसेस होते हैं। छोटे छोटे नंबर से डायरेक्टली ओपन ही कर दो, -2k -3, but once again it depends on your comfortableness. If you're comfortable then you do it, if you're not comfortable you should not. मेरा आंसर आ गया k नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब k की वैल्यू आप 0 पुट नहीं कर सकते, 0 के अलावा जो कुछ भी पुट करना है आपको पुट कर दो, आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर k 0 हो जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, k 0 हो जाएगा तो मेरा डेल्टा 0 हो गया, या तो मैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में जाऊंगा या फिर मैं नो सॉल्यूशन में जाऊंगा। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये तीनों निकाल के चेक करने पड़ेंगे। अगर तीनों 0 आ गए तब तो फिर मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इस इक्वेशन को फुलफिल करेंगे। और अगर तीनों में से कोई एक भी मेरा नॉन जीरो हो गया फिर इसका नो सॉल्यूशन है, फिर ऐसा कोई एक्स वाई जेड नहीं है जो तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, राइट? So now you guys can try. या तुम ट्राई करो, सिमिलर क्वेश्चन ही है, डिफरेंस नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन ही कर रहे हो। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉरी 3 वेरिएबल ही है, बस कुछ कुछ जगह कोएफिशिएंट्स गायब है ना, x गायब है, यहाँ पे y z गायब है, इसका मतलब उनके कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो मैं डेल्टा लिख रहा हूँ, x का कोएफिशिएंट k हो गया इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में x है ही नहीं मतलब 0 हो जाएगा, इस वाली इक्वेशन में भी x नहीं है मतलब 0 हो जाएगा। y के कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे k -1 है, तीसरी वाली में 0 है।
z का कोएफिशिएंट -1 है, -2 है, k +2। और अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे ये नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, बस ये सॉल्व करना पड़ेगा। 2 0 ऑटोमेटिकली दिए हुए, सब कुछ तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, है ना। सिर्फ क्या था, यहाँ से देखना था अच्छे से कि यार वाई जेड है, मतलब x का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा तभी x नहीं दिख रहा है। दूसरी वाली इक्वेशन में z दिख रहा है, मतलब x और y दोनों का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा। ये आ गया डेल्टा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉल्व कर दो उसको फटाफट से, ओपन ही करा दो। k इंटू k -1 इंटू k +2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब k 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, -2 गॉड, राइट। सो अब जब कभी कभी ना इक्वेशंस की जब अपन बात करते हैं तो दो वर्ड यूज कर लेता है इक्वेशन में। वो बोलता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो सिंपल सा है, जब भी आप इक्वेशन सोचते हो, अगर मैं आपको बोलूं इक्वेशन वर्ड, अपने दिमाग में क्या आता है, कुछ तो एक्सप्रेशन आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, उसके सॉल्यूशन निकालने होंगे। सो व्हेनेवर वी थिंक ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशंस कम ऑटोमेटिकली। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है कि किसी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकल रहा है तो उसको अपन कंसिस्टेंट बोलते हैं कि भैया सॉल्यूशन तो आ रहा है। इनकंसिस्टेंट होगा होगा क्या, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। जब भी आप इनकंसिस्टेंट की बात करोगे, आप क्या बात करोगे, नो सॉल्यूशन। तो क्या करता है ना, कभी कभी वो बच्चों के साथ खेलने के लिए नो सॉल्यूशन डायरेक्टली नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि भैया ये इक्वेशन है और बताओ ए की वैल्यू क्या होगी या लैम्डा की वैल्यू क्या होगी अगर ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो। अब बच्चा सोचता रहता है इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, है ना। क्योंकि इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट ये तो हमने सिर्फ कहाँ पे देखा है, वो कुकरी शो वगैरह आते हैं वही देखते हैं, नहीं टेक्सचर बड़ा कंसिस्टेंट है, ये बड़ा इनकंसिस्टेंट है। मैं तो वही देख, शेफ वगैरह के टर्म्स होते हैं। सो मैथ्स में अगर बात करें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की, तो मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। कंसिस्टेंट होगा क्या, सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। अब चाहे एक आ रहा है चाहे 1000 आ रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस सॉल्यूशन आना चाहिए मेरा। इसका मतलब यूनिक भी यहाँ पे हो जाएगा और इनफाइनाइट भी यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर किसी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन आ जाए या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तो भैया इक्वेशन कंसिस्टेंट है, आंसर तो निकाल दी कम से कम। इनकंसिस्टेंट होगा अगर नो सॉल्यूशन आ जाए। बस मतलब पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमें चमकना चाहिए कि क्या करना है अपन को। जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, अब इस एग्जाम्पल में मुझे क्या दिया हुआ है कि एक अननोन की वैल्यू निकालनी है। बोल रहा है कि इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंट है मतलब दो केस बनेंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाए या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाए, दो केस बनेगी मेरे पास। तो सबसे पहले डेल्टा निकाली जाएगी। डेल्टा की कहानी को देखते हैं, डेल्टा क्या है अपने पास यहाँ पे, डेल्टा हो गया 1 2 1, 1 -3 -5 -2 1 4। फिर तो डेल्टा में तो के का इन्वॉल्व ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू निकाल देता हूँ इसकी, है ना। ओपन करा रहा हूँ। सो 1 -12 + 5 दैट इज -7, है ना। कैलकुलेशन चेक करते हैं ना, कहीं मैं सिली मिस्टेक ना कर। -1 8 -1 दैट इज 7 -10 +3 -10 + 3 कितना हो गया, -7 -7 + 4 0 आ गया है तो। अब देखो डेल्टा हो गया 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं बन रहा है यहाँ पे। इसका मतलब इनफाइनाइट बनना पड़ेगा इसको, अगर इनफाइनाइट नहीं बनेगा तो मेरा नो सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। इनफाइनाइट बनने के लिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों 0 आने चाहिए। तो ये मेहनत हो गई है ना। अब अपन को डेल्टा एक्स भी निकालना पड़ेगा, तो 0 0 के एक्स की जगह डाल दिया और y और z के कोएफिशिएंट का कॉलम तो सेम रहेगा। डायरेक्टली ओपन कर दो, दो जीरो दिए हुए हैं। सो k इंटू 1 + 6 -6 -5, राइट। तो ये कितना हो गया, -5। डेल्टा y निकाल लो कितना आ रहा है, तो 1 2 1 0 0 k -2 1 4। तो मैं ये माइनस प्लस माइनस माइनस कैसे ओपन होगा, ये हो गया 1 + 4 5, ये भी -5 दिया।
डेल्टा सेट भी चेक कर लेते हैं। सो 1 2 1 1 -3 -3 0 0 के, तो टेल से ओपन करेंगे -3 -5 के आगे तीनों ही बराबर आ गए, है ना। अब कंसिस्टेंट होने के लिए इनफाइनाइट होना पड़ेगा, इनफाइनाइट होने के लिए तीनों को जीरो होने पड़ेंगे। इसका मतलब मुझे मालूम पड़ गया तीनों जीरो कब हो जाएंगे, के की वैल्यू जीरो कर दो, बाकी तो सेम ही है। तो के की वैल्यू जीरो कर दूंगा तो तीनों के तीनों जीरो हो जाएंगे, तो मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। फाइंड दी सॉल्यूशन, क्या निकालूं सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो मैं सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकता। फाइनाइट होता तो फिर भी निकालना है, इनफाइनाइट भी क्या निकालना। देखो आया समझ में ये भी। अब अगला मैं क्वेश्चन कराता हूँ जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, राइट। अगर मतलब तुम ग्रामर रूल पे अगर मैं मान लो 40 क्वेश्चन उठाता हूँ, राइट, तो उन 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होगा। मतलब ग्रामर रूल से आने वाला इस कंसेप्ट से एक क्वेश्चन आता है, और वो एक क्वेश्चन में यही वाला क्वेश्चन आता है। देखो इतना प्रेडिक्टेबल है, और आयरनी ये है कि इतना पता होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, और बहुत सारे बच्चे फिर भी एग्जाम में गलती करते हैं। क्वेश्चन बहुत मजेदार है ना। एक बार तुम ट्राई करो, देखो फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले एक बार ट्राई कर लो तुम लोग। हाँ, मुझे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा कि तीनों के तीनों जीरो नहीं आने चाहिए, एक तो नॉन जीरो आ जाए, वही नॉन ट्रिवियल का मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले देखो मैं डेल्टा निकाल। डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा 1 के 2 के 2 3 3 2 4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल दो, डायरेक्टली ओपन ही करा रहा हूँ मैं, so ये हो जाएगा 1 8 -6 दैट इज 2 माइनस का के 4k -4 प्लस का 3 3k -4, ये हो गया डेल्टा की। और इसको एक्सपेंड कर लो, 4k² प्लस 4k प्लस 9k -4। मेरे पास हो गया माइनस, कॉमन निकाल लो, 4k² -13k माइनस का 10 हो जाएगा, तो इधर प्लस का 10 हो जाएगा। ये बन गया है ना, 4k² 13k। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालता हूँ। डेल्टा एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की जगह कांस्टेंट टर्म। बट अगर मैं कांस्टेंट टर्म को देख रहा हूँ तो कांस्टेंट टर्म तो मुझे 0 0 0 दिख रही है। तो जैसे ही मैं डेल्टा एक्स निकालूंगा, एक्स की जगह 0 0 0 आ जाएगा, बाकी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मेरा आंसर 0 आने वाला है। सिमिलरली डेल्टा वाई क्या होगा, वाई की जगह कांस्टेंट टर्म, तो ये वाला 0 आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा जेड भी 0 ही आने वाला है। तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों 0 हो गए। अब देखो, अब कहानी में ट्विस्ट है। अभी एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। वाई क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। और जेड क्या होता है, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। और तुम्हारा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 आ चुका है ऑलरेडी, मतलब न्यूमरेटर ऑलरेडी 0 है। अगर मैंने डेल्टा को नॉन जीरो कर दिया, अगर मैंने डेल्टा को नॉन जीरो कर दिया तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन नॉन जीरो 0 हो जाएगा। तो एक्स भी 0 हो जाएगा, वाई भी 0 हो जाएगा, और जेड भी 0 हो जाएगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों 0 आ गए तो मेरा ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा। तब इसने तो कहा था नॉन ट्रिवियल निकलना चाहिए, जो ट्रिवियल निकल गया। तो डेल्टा नॉन जीरो हुआ तो कहानी का बैंड बच गया, अब तो नॉन ट्रिवियल मिलेगा ही नहीं। फिर क्या करें अपन, डेल्टा को 0 कर दे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा को 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 0/0 0/0। मतलब मुझे कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ये सुनो ना, लॉजिकली सोच के देखो, मेरे को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मतलब मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो क्या इनफाइनाइट, सारे के सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन 0,0,0 होने वाले हैं? नहीं। अगर ट्रिवियल आया तो भी 0,0,0 एक सॉल्यूशन तो होगा, बाकी जो सॉल्यूशन होंगे वो तो नॉन ट्रिवियल ही होंगे।
इसका मतलब अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपके पास बन जाए तो आपको नॉन ट्रिवियल तो मिलेगा ही मिलेगा ना, फॉर श्योर मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा डेल्टा इक्वल टू 0। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, इनफाइनाइट करूंगा तो ही नॉन ट्रिवियल मिलेगा। बस ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया, फिर तो आगे कुछ नहीं करना, डेल्टा को 0 कर दो। इसको 0 करोगे तो इसको फैक्टराइज कर देता हूँ मैं, तो फैक्टराइज क्या बन जाएगी -8। इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ मैं। So 4k square minus 13k plus 10 is equal to 0, राइट। तो इसको -8k और -5k में ब्रेक कर देता हूँ। So 4k आ जाएगा k -2, -1 आ जाएगा k -2। तो अपने पास क्या हो जाएगा k -2 इंटू 4k -1 इज इक्वल टू 0। देखो आया समझ में? तो यहाँ से मुझे सॉल्यूशंस क्या मिल जाएंगे, 2 और 1/4। तो k की ये दो वैल्यूज हो सकती। तो यहाँ पे मुझे इस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है ना। अब देखो मेनली तो मैं ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, कांस्टेंट टर्म्स होंगी 0, कांस्टेंट टर्म जीरोस होंगी तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो 0 आने वाले हैं, है ना। तो अगर तुमने डेल्टा को भी 0 कर दिया, तो डेल्टा को नॉन 0 कर दिया, तब तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें 0,0,0। तुम्हें चाहिए नॉन ट्रिवियल। सो नॉन ट्रिवियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनाने पड़ेंगे, और जैसे तुम उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कर दोगे वैसे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। And with this we come to an end of Cramer's rule. Cramer's rule उसकी सर पूरी वो 1/4 कैसा है? क्या क्या सा है सर k 1/4 कैसा है? कि यहाँ से आएगा ना 4k -1 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ये 0 होगा तो 1/4 आएगा ना k। एक मिनट रुको, मैंने कुछ, अरे यार मैंने -5 था ये। हाँ सर मैं वही बोल रहा था। हाँ हाँ ठीक है माय बैड। अब ये आएगा समझ में। हाँ सर। अभी देखो पूरा ग्रामर रूल भी समझ में आया ना, स्पेशली लास्ट वाला एग्जाम। हाँ सर। बस अपन को इसी कंसेप्ट का ध्यान रखना है कि जब ये नॉन ट्रिवियल आएगा तो मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, तभी मुझे नॉन ट्रिवियल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो डेल्टा इक्वल टू 0। तो ये इसी के साथ अपनी ग्रामर स्कूल की पूरी स्टोरी, एप्लीकेशंस, टाइप ऑफ एग्जांपल्स खत्म। सो आप बताओ इस पर कोई डाउट वगैरह कुछ है क्या? नहीं सर। तो मैं इसके इसके इस पे बेस असाइनमेंट राइट नोट्स पे डाल के ही क्वेश्चन तुम्हें भेज देता हूँ, राइट। तो उनको ट्राई करो, एंड कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताओ। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करें।